भारत में आज भी आम आदमी सबसे ज्यादा यूज करता है बाइक, और बाइक से होने वाली मौतों की संख्या लगभग 75,000 है हर साल। यानी कि लगभग 70% जो मौतें हैं इंडिया में वो ओवर स्पीडिंग के कारण हो रही हैं, यानी कि हमारी और आपकी गलती के कारण हो रही है। ये खुद बात कर रहे हैं, हेलमेट भी नहीं है, अपने बच्चों को साथ में ले जा रहे हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन इन्हें टक्कर मार दे फिर क्या होगा। भारत में ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो कि सेफ्टी नॉर्म्स में बहुत खराब हैं, लेकिन फिर भी सड़क पे सबसे ज्यादा वही गाड़ियां चलती हैं। अगर एक्सीडेंट होता है तो आप सरवाइव कर भी जाएं, लेकिन आपके बच्चे उस गाड़ी में सरवाइव बिल्कुल नहीं करेंगे। ओवर स्पीडिंग के साथ साथ इन्होंने अपना सीट बेल्ट भी नहीं पहना था, लेकिन ऋषभ पंत ने ओवर स्पीडिंग के साथ, वो जरूर थे ओवर स्पीडिंग उन्होंने की, लेकिन वो सीट बेल्ट पहने हुए थे। तो सबसे ज्यादा है रूरल रोड्स, यानी कि ग्रामीण सड़कों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। वैसे कंडीशन में आदमी क्या करेगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। साइरस मिस्त्री के केस में जब एक रिपोर्ट दिया गया तो उसमें कहा गया कि फॉल्टी ब्रिज डिजाइन भी एक रीजन था। वो चीजें आखिर क्यों होती हैं कि एक ट्रक ड्राइवर हिट करके भागने का प्रयास करता है, आखिर ऐसा क्यों है, क्यों उसका मेंटेलिटी इस तरीके का है, या कोई गाड़ी वाला हिट करने के बाद भागने का ही प्रयास करता है, वो बचाने का प्रयास क्यों नहीं करता है। नए साल की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन जो गलतियां हम पिछले कुछ सालों में कर रहे थे वह आज भी जारी है, जिसके कारण व्यक्तिगत रूप से भारी नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है और साथ में देश को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं सड़क हादसों में होने वाली मौतों के बारे में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर दिन लगभग 400 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मरते हैं। और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2023 में पब्लिश हुआ, उसमें हर साल 1,68,000, जो कि बढ़ चुका है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 1,69,000 लोग मारे गए, जो कि एक देश की आबादी के बराबर है। जितना नुकसान हमें कोरोना से नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हर साल हम सड़क हादसों के कारण करते हैं। और इसमें ऐसे नुकसान होते हैं जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। अगर किसी की जीवन ही चली जाती है तो आप उसे कभी वापस नहीं ला सकते। सिर्फ 1.70 यानी कि 1,69,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा लोग सीरियस रूप से इंजर्ड होते हैं। कोई अपना हाथ गंवाता है, कोई अपना पैर गंवाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में। इसके कारण सिर्फ व्यक्तिगत हानि नहीं, देश को भी हर साल लगभग 2 से 3% अपना जीडीपी खोना पड़ता है। उसे डायरेक्टली वह प्रभावित होता है इन एक्सीडेंट्स के कारण। आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज आर्टिकल्स हमने यहाँ पे दिया है, ये सिर्फ जनवरी का है, यानी कि 3 जनवरी, 1 जनवरी, 5 जनवरी, 2 जनवरी के आसपास, 3 इंक्लूडिंग इन्फेंट किल्ड। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी उसमें मारे जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सप्ताह का न्यूज है जो हमने यहाँ पर ला करके रखा है, जिसमें बहुत सारे न्यूज तो हैं भी नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर नए साल के प्रथम सप्ताह में ही इतनी डेथ्स हो गई तो आगे आने वाले समय में कितना नुकसान होगा भारत को। आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो डेटा था उससे भी भारत में जो डेथ है वह 12% बढ़ चुका है। और ये जो 12% ग्रोथ हुआ है, इसमें 1,68,000, जो मैं पहले भी बता चुका कि इतनी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो इंजरीज हैं वो 4,43,000, यानी कि 4.5 लाख लोग इससे इंजर्ड हो रहे हैं। यानी कि कितना बड़ा इशू है। और जो सबसे बड़ा अलार्मिंग चीज है कि इसमें जो सबसे ज्यादा डेथ्स हैं वह बाइक एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा है। यानी कि भारत में आज भी आम आदमी सबसे ज्यादा यूज करता है बाइक, और बाइक से होने वाली मौतों की संख्या लगभग 75,000 है हर साल, जो कि सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। लेकिन जो परसेंटेज सबसे ज्यादा बढ़ा है वह बढ़ा है किसमें, तो वह बढ़ा है बस एक्सीडेंट्स में। आप इसमें देख सकते हैं कि बसेस में जो है वह 29% का इजाफा हुआ है। और नए साल के फर्स्ट वीक में ही जो न्यूज आया, ये जो बस एक्सीडेंट है, 12 किल्ड 30 इंजर्ड, ये जो असम में हुआ बस और ट्रक में जो हादसा हुआ उसके कारण इतने सारे लोग मारे गए। आगे जब हम लोग देखेंगे कि आखिर वो कौन से रीजन्स हैं जिसके कारण ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी के ऊपर क्वेश्चन करना बहुत आसान है कि आपकी गलती के कारण हमारा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन देखना ये है कि उस एक्सीडेंट में हमें क्या खोना पड़ रहा है। अगर हमारा जीवन ही ना रहे तो गलती ढूंढ के भी क्या होगा। इसलिए दूसरे के ऊपर गलती
या दूसरे के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने से पहले हमें समझना होगा कि इसके क्या क्या कारण है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो इसे हम मेनली दो पार्ट में देखेंगे, सेल्फ यानी कि ह्यूमन एरर, हम क्या गलती कर रहे हैं, और दूसरा सरकार क्या कर रही है। इसमें मेजर रूप से जो बात करेंगे वो हमारी गलती है, क्योंकि 70% जो डेथ्स हैं वो हमारे ह्यूमन एरर के कारण हो रही हैं। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग का मतलब है कि किसी भी एरिया में जब आप जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, किसी भी शहर में आप जाते हैं, तो वहां पे एक बोर्ड आप देखेंगे कि मैक्सिमम लिमिट जो स्पीड का है वह दिया हुआ होता है कि कितना स्पीड लिमिट है यहाँ पे। अगर आप उस स्पीड से ज्यादा तेजी से ड्राइव कर रहे हैं तब ओवर स्पीडिंग है वो, क्योंकि नेशनल हाईवेज पे आप जितनी तेजी से चला लें, जो एक्सप्रेसवेज हैं उस पे आप जितनी तेजी से चलाएं, एक्सप्रेसवे पर तो आप धीरे होते हैं तब एक्सीडेंट होने का डर होता है, लेकिन जहां पे स्पीड लिमिट है उससे ज्यादा स्पीड बढ़ाने के कारण ये एक्सीडेंट्स हो रही हैं, जिसके कारण सबसे ज्यादा मौतें भारत में हो रही हैं। यानी कि लगभग 70% जो मौतें हैं इंडिया में वो ओवर स्पीडिंग के कारण हो रही हैं, यानी कि हमारी और आपकी गलती के कारण हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि जो ओवर स्पीडिंग कर रहा है उसकी ही मौत हो। अगर फोर व्हीलर पे है, ओवर स्पीडिंग में जा रहा है, तो बाइक वाले को मार देगा, रोड पे जो खड़े लोग हैं उनको मार देगा, या किसी भी दूसरे पर्सन को इंजर्ड कर सकता है, जान ले सकता है उसकी। लोगों को लगता था कि दारू पीकर चलाना या सड़क पे कुत्ता आ गया उसके कारण, खराब मौसम है उसके कारण ज्यादा मौतें हो रही हैं, बिल्कुल गलत है। ओवर स्पीडिंग के कारण हमारी डेथ सबसे ज्यादा हो रही है। अगर हम बात करें कि पुअर वेदर कंडीशन तो 3.5 ही है, अल्कोहल कंजप्शन या ड्रग्स 1.9 है, गाड़ी में खराबी के कारण जो डेथ्स होती हैं उसमें 1.3 ही है, और अदर कॉजेस भी कम ही है। जो मेन रीजन है वो है ओवर स्पीडिंग, ठीक है। और ओवर स्पीडिंग में वो गलतियां होती क्यों हैं? क्योंकि मान लीजिए आप तेजी से गाड़ी चला रहे हैं और इस तरीके के पर्सन रोड पे आ जाएं तो ऑब्वियसली आपका एक्सीडेंट होना ही है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपकी जान जाएगी, इनकी भी जा सकती है। दूसरे, ओवर स्पीडिंग में जब हम ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर आप नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज पे आप कर रहे हैं तब आप कुछ हद तक सेफ हैं, लेकिन वहां पर भी आप खुद को नहीं दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसे रोड्स हैं, जो कि ये जो रोड है शहरी रोड्स हैं, या गांव में अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, तो ऐसे जगहों पर तो आप ओवर स्पीडिंग कर ही नहीं सकते हैं। जो दूसरा मेन रीजन है, जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं जिसे हम फॉलो नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा या आप खुद भी इस चीज को मानते होंगे कि जब भी आप बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर जाना है, तो आप बोलते हैं अरे हेलमेट क्यों यूज करना, हेलमेट यूज करना, सीट बेल्ट यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप हेलमेट यूज नहीं करेंगे, या दूसरी एक और बड़ी बात है कि बात करते रहना, आप इन्हें देख सकते हैं, ये खुद बात कर रहे हैं, हेलमेट भी नहीं है, अपने बच्चों को साथ में ले जा रहे हैं। अगर ये बहुत धीरे भी चल रहे हो, बहुत सावधानी से भी चल रहे हो, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन इन्हें टक्कर मार दे फिर क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये सपोज ये भी बात करते हुए चल रहे हैं, ये भी बात करते हुए चल रहे हैं, यही इनको मार दें फिर क्या होगा। जो 75,000 का आंकड़ा है ये ऐसे ही लोगों से आता है कि हर साल जो डेथ हो रही है उसमें 75,000 डेथ्स सिर्फ बाइक एक्सीडेंट वालों की क्यों हो रही है। सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण जो डेथ है वो बहुत मेजर डेथ है, जो कि बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है। बात करते हुए डेथ, बात करते हुए जो कॉलिजन होता है, जो टक्कर होता है, उसके कारण भी डेथ होते हैं। आप चचा को देख सकते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते खाना खा रहे हैं। बहुत सारे जो बसें और ट्रक में जो एक्सीडेंट हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि वो इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। बस संचालक और ट्रक संचालक वो इस तरीके से चल रहे होते हैं। ट्रक वालों के पास अलग रीजंस हैं कि उनकी गाड़ियां क्यों टकराती हैं दूसरी गाड़ियों से, वो क्यों मारते हैं। बसों वालों के पास अलग रीजन है। लेकिन रीजन कुछ भी हो, जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, वो तो हमें किसी भी हाल में पूरा करना ही चाहिए। हम बात नहीं करें, हम सीट बेल्ट का यूज करें। दूसरी जो बड़ी चीज है, हम लोग अक्सर जब कार खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं, खूब रिसर्च करते हैं कि हम किस कलर का कार खरीदें, उसका माइलेज क्या होना चाहिए, किस कंपनी की कार लें, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, ब्रांड देखते हैं उसमें। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जो देखने की है वह है सेफ्टी नॉर्म्स, यानी कि सेफ्टी रेटिंग के मामले में उसकी क्या स्थिति है। ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग यानी कि ग्लोबल एनसीएपी
रेट करता है। अब तो भारत की अपनी यानी कि भारत एनसीएपी भी रेटिंग करना शुरू कर चुका है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो भारत में ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो कि सेफ्टी नॉर्म्स में बहुत खराब हैं, लेकिन फिर भी सड़क पे सबसे ज्यादा वही गाड़ियां चलती हैं। और जब एक्सीडेंट होता है आपको लगता है कि आप फोर व्हीलर में हैं, आप बच जाएंगे, लेकिन आप नहीं बच पाते हैं। रीजन कि वो सेफ्टी नॉर्म्स को फुलफिल ही नहीं करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन भारत में जो बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं उनकी रेटिंग 1, 2, 1 है। चाइल्ड सेफ्टी के मामले में तो वो 0 है बिल्कुल। अगर एक्सीडेंट होता है तो आप सर्वाइव कर भी जाएं, लेकिन आपके बच्चे उस गाड़ी में सर्वाइव बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए जब भी नई गाड़ी खरीदें सेफ्टी नॉर्म्स को देख करके ही खरीदें। 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, चाइल्ड सेफ्टी उसमें होनी चाहिए। जो दो बहुत बड़ा केस स्टडी है या जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मैं आपको देना चाहूंगा। ये दोनों केसेस जो हुए, आप कहेंगे कि ठीक है मैं बहुत बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूं फिर भी एक्सीडेंट में डेथ हो रहे हैं। जैसे साइरस मिस्त्री और ऋषभ पंत, दोनों के पास मर्सिडीज थी। साइरस मिस्त्री अपने दोस्त के साथ थे, ये दोनों नहीं रहे, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ऋषभ पंत सर्वाइव कर जाते हैं। अब यहाँ पे आप बहुत सावधानी से समझिए कि स्पीड दोनों का बहुत ज्यादा था, ओवर स्पीडिंग, जिसके कारण डेथ हुई साइरस मिस्त्री की। ओवर स्पीडिंग था, लेकिन जो दूसरा नॉर्म्स था सेफ्टी वो भी नहीं था। ओवर स्पीडिंग के साथ साथ इन्होंने अपना सीट बेल्ट भी नहीं पहना था। लेकिन ऋषभ पंत ने ओवर स्पीडिंग के साथ, वो जरूर थे, ओवर स्पीडिंग उन्होंने की, लेकिन वो सीट बेल्ट पहने हुए थे, इसलिए गाड़ी ज्यादा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई ऋषभ पंत की, फिर भी वो सर्वाइव कर पाए क्योंकि वो सेफ्टी नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे थे। लेकिन साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। इसका मतलब हुआ कि अगर आप सारे सेफ्टी मेजर वाले कार्स भी ले लेते हैं लेकिन ओवर स्पीडिंग करते हैं या सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, तब भी खतरा है। और आप अपने लिए तो खतरा है ही, अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस करने का मतलब है कि जब भी हम रोड पर निकलें तो हम खुद भी अवेयर हों कि क्या नियम कानून है सड़क पर चलने के। जिस भी रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं उसकी जानकारी हमें हो। अगर हम नए रास्ते पर जा रहे हो कि ये रूट कैसा है, यहाँ पे हम किस स्पीड में जा सकते हैं, स्पीड लिमिट हमारा क्या हो सकता है, किस तरीके की चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपको इंडिकेशंस पता होना चाहिए कि रोड पे किस इंडिकेशन का क्या मतलब है, उसकी जानकारी एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। सीट बेल्ट आपके पास, सीट बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए। हेलमेट हमेशा यूज करना चाहिए। सीट बेल्ट में जो सबसे खूबसूरत चीज इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगी कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों को भी पीछे सीट बेल्ट पहनाया हुआ है इन्होंने। आप बहुत बार देखते होंगे कि आगे वाला व्यक्ति सीट बेल्ट लगा लेता है लेकिन पीछे वाला व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता है, लेकिन उसमें डेथ होने की चांसेस, उस एक्सीडेंट में नुकसान होने के चांसेस पीछे वाले की सबसे ज्यादा होती है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो। उसके साथ अगर आप बात कर रहे हैं फोन पे ड्राइव करते हुए तो वो बहुत खतरा है आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। इसलिए ब्लूटूथ वगैरह जो डिवाइसेस हैं उनका यूज करना चाहिए मेनली ड्राइविंग के दौरान। जो नियम कानून है सरकार के उसको आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अब है कि अपनी गलती तो हम देख चुके कि हमारी किन गलतियों के कारण सबसे ज्यादा डेथ हो रही हैं, जो कि सबसे बड़ा रीजन है डेथ का, यानी कि जो हम गलती करते हैं। अब सरकार भी इसमें कुछ परसेंट हिस्सेदार है, तो सरकार किन मामलों में गलती कर रही है उस पर चर्चा करेंगे। 2019 में एक नियम जो चेंज हुआ उसके कारण जो रेट्स हैं चालान के वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए, जिसके कारण बहुत सारे राज्यों में प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसको कम कर दिया। क्यों कम कर दिया गया? अगर आप सेफ्टी के हिसाब से बढ़ाते हैं तो फिर कम करने की क्या आवश्यकता है? अगर आप उसे फुलफिल करना चाहते हैं तो आप बढ़े रहने दीजिए। तो सरकार की गलतियों में जो सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। पहले अच्छी चीज जान लेते हैं कि क्या है। तो भारत जो है वो लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क में पूरे विश्व में सेकंड पोजीशन पे है। यूएसए के बाद इंडिया है। आपको लगा होगा कि चाइना के पास ज्यादा रोड्स होंगी, नहीं, चाइना को हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं रोड के मामले में, यानी कि इंडिया अब सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाला बन चुका है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है, जो कैच क्या है वो आगे बताएंगे। इसमें जो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, जो इंडिया कुछ सालों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है रोड के मामले में, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल भी रही हैं, लेकिन हम लोग इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है यहां
कि जो रोड, मान लीजिए कि रोड नेटवर्क इंडिया में 100% है, उसमें नेशनल हाईवेज 2% और स्टेट हाईवेज 3%, यानी कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज जिनकी कंडीशन सबसे अच्छी होती है वो सबसे कम है। बाकी जो रोड्स हैं उसमें अगर 6 कैटेगरी में बांटा जाए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड, अर्बन रोड और प्रोजेक्ट रोड्स, तो सबसे ज्यादा है रूरल रोड्स, यानी कि ग्रामीण सड़कों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। और आपको पता है कि नेशनल हाईवे केंद्र सरकार और स्टेट हाईवे स्टेट के अंदर में आ रही हैं, लेकिन ये जो लोकल हैं ये लोकल बॉडीज के अंदर आती हैं, यानी कि हमारे पंचायत के ऊपर जिम्मेदारी है कि उन रोड्स को ठीक करें। और क्या होता है वो सबको पता है, अगर टेंडर आता है, काम आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि ये काम कौन करवाएगा, उसे नहीं, इसे काम मिलना चाहिए, साहब को इतना कमीशन मिलना चाहिए, इतना परसेंटेज मिलना चाहिए, जिसके कारण सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एक अच्छे रोड बनने में, और उन कमीशन के कारण वो डिले भी होता है, डिलेड, और उतने अच्छे काम उसमें नहीं मिल पाते हैं। भारत सरकार का रिसेंटली बहुत अच्छा कदम हुआ, बहुत अच्छे कार्य हुए, जिसके कारण 38 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो दूसरी चीज है कि पीएम गति शक्ति के अंतर्गत रोड के साथ साथ जो वाटरवेज हैं उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। एक डेटा मैं यहाँ पर देना छूट गया, क्योंकि जो रोड नेटवर्क की बात हो रही है, हमारा रोड नेटवर्क तो अच्छा है, ठीक है कि बहुत सारे रोड हो गए हैं, लेकिन जो मेजर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो रोड्स पर ही हो रहे हैं। तो जब हमारे पास दो और अदर ऑप्शंस हैं, वाटरवेज और रेलवेज, तो रेलवेज को हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना करें, वाटरवेज को हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना करें, ताकि जो लोड हमारे ट्रांसपोर्टेशन का या हमारे पब्लिक का जो रोड्स पे है वो और शिफ्ट हो वाटरवेज पे जाए। इसलिए वाटरवेज पे भी सरकार को उतना ही ध्यान देना चाहिए जितनी सरकार रोड्स पे ध्यान दे रही है। ये एक बड़ी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रोड का कंडीशन है, यानी कि जिस रोड के बारे में हम बात कर रहे थे, जो 70% रोड है वो ये रोड है, यानी कि रूरल रोड्स ऐसे रोड्स हैं। जो नेशनल हाईवेज हैं आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, ये हो गया आपको डिस्ट्रिक्ट हाईवे, ये हो गया आपको किसी शहर का हाईवे हो गया। तो जो लोड है रोड पे वो 87% तक जो लोड है वो हमारे मेन रोड पर ही है, उसी से ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी से पब्लिक आती जाती है, जिसे कम करने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। और कम अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि जब आप रोड पर ट्रैवल करते हैं तो अचानक से कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसा मोड़ आ जाता है, इस तरीके का स्पीड ब्रेकर आ जाता है जिसका इंडिकेशन था ही नहीं। वैसे कंडीशन में आदमी क्या करेगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। साइरस मिस्त्री के केस में जब एक रिपोर्ट दिया गया तो उसमें कहा गया कि फॉल्टी ब्रिज डिजाइन भी एक रीजन था, मतलब कि जो ब्रिज डिजाइन किया गया वो सही तरीके से डिजाइंड नहीं था। यानी कि एक बड़ा रीजन ये भी है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो काबिल इंजीनियर्स हों, सही पर्सन के हाथ में काम जाए, ताकि ये स्थिति ना हो अगर ठेकेदार छोटे लेवल पे जो रूरल रोड्स बन रहे हैं उनकी स्थिति ये ना हो कि हाथ से निकालने पे वो रोड निकल जाए, या फिर शहरों या डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्थिति ना हो कि पूरा का पूरा वेदर कंडीशन के कारण सो कॉज वो पूरा का पूरा रोड ही ढह जाए, खत्म हो जाए। या फिर ये ना हो जैसा कि बिहार में हुआ, बड़े लेवल पे पुल तो बन रहा है लेकिन पुल ही कोलैप्स कर जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि क्या स्थिति हो सकती है। जिस जगह पे सही से मॉनिटरिंग नहीं हो, सही से देखभाल नहीं हो, उस स्थिति पे कितना डेंजरस हो सकता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद है आपको इमरजेंसी केयर, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है कि एक्सीडेंट होने के बाद लोग वहां पे पहुंचे, आपको हेल्प करें। लेकिन लोग तमाशा बना देखते रहते हैं, बहुत लोग वीडियोग्राफी भी करते हैं, और लोगों में ये डर है कि अगर हम हेल्प करने पहुंचे तो हमारे ऊपर ही एलिगेशन लग जाएगा। या हिट एंड रन का मामला जो अभी चल रहा है, जिसपे बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, मैं किसी सेपरेटली वीडियो में बात करूंगा। वो चीजें आखिर क्यों होती हैं कि एक ट्रक ड्राइवर हिट करके भागने का प्रयास करता है, आखिर ऐसा क्यों है, क्यों उसका मेंटेलिटी इस तरीके का है, या कोई गाड़ी वाला हिट करने के बाद भागने का ही प्रयास करता है, वो बचाने का प्रयास क्यों नहीं करता है? क्योंकि सरकार की कमी है यहाँ पे, वो उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं देते, या उसके लिए जो नियम है उसको लोगों तक सही से पहुंचाती नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है एक्सीडेंट के बाद, अगर कोई तैयार भी हो जाता है तो एम्बुलेंस को फोन भी करे तो एम्बुलेंस सही समय पर नहीं आता है, जो कि बहुत बुरी स्थिति है।
अगर हम बात करें हमारे देश में कि पिज्जा डिलीवरी इतने मिनट के अंदर हो जाएगा, ये डिलीवरी इतने मिनट के अंदर हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी आ जाएगा, तो फिर एम्बुलेंस क्यों नहीं आ सकता है जबकि जान बचाने की बात हो रही है। और दूसरी चीज, अगर एम्बुलेंस से आप पहुंच भी गए हॉस्पिटल में तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में अगर आप पहुंचते भी हैं तो वहां डॉक्टर होंगे कि नहीं, दवाएं सही से होंगी नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं होती है। हम इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाते हैं हर एक हॉस्पिटल में कि इमरजेंसी का एक अलग प्रोटोकॉल होगा, अगर इमरजेंसी केसेस आए तो उसे ऐसे देखा जाएगा। एक बहुत बड़ी केस स्टडी है तमिलनाडु की कि तमिलनाडु में जो रोड एक्सीडेंट्स थे वो पिछले साल के मुकाबले जो डेथ होती थी उनमें 7% की कमी आई। और कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस के रीच को फास्टर बना दिया। यानी कि अगर कहीं से कॉल आता है कि एक्सीडेंट हुआ है तो एम्बुलेंस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। अदर स्टेट्स को इसे सीखना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि सरकार को किस चीज पर ध्यान देना चाहिए तो वह है ट्रैफिक रूल्स एंड अवेयरनेस पे, जिसकी बात हमने अभी की कि आखिर बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक रूल्स हैं जिनकी जानकारी आम जनता को नहीं है या उसके लिए उसे अप्रोच नहीं किया जा रहा है जो बताना चाहिए, उसकी जानकारी नहीं है। इस तरीके के कैंपेन बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं जिसके कारण अवेयरनेस फैलता है। बहुत सारे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी वो रोड पर उतर आते हैं ड्राइविंग करने के लिए। ठीक है, जो ट्रैफिक फाइन्स हैं, अगर कोई पकड़ा जाता है गलती करते हुए तो आपने देखा होगा कि पुलिस को कुछ पैसे देकर वो निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? अगर पुलिस ई चालान करना शुरू कर दे कि पुलिस के पास वहां पर वो चालान नहीं करे, ऑनलाइन आपके पास चालान आए, तो यह कितनी अच्छी चीज होगी, जो कि अब बहुत हद तक आगे बढ़ भी रहा है। आपने देखा होगा कि रोड्स पे इस तरीके के कैमरास लगाए जा रहे हैं ओवर स्पीडिंग को डिटेक्ट करने के लिए। आपकी गाड़ी को ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ा गया तो ई चालान चला जाएगा, आपके मोबाइल पे SMS आएगा, आपको फाइन देना होगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है, जो कि बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो अगर सरकार खुद चाहे, सरकार पुलिस चाहे कि अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह ट्रैफिक नियमों को बहुत अच्छे से करे। उसके अंतर्गत जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वहाँ के जो एम्बुलेंस व्यवस्था है या वहाँ के जो नियम कानून है वो उसके लिए इजी हो ताकि लोगों का इलाज हो। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने आपसे चर्चा किया, जिसमें सरकार की भी गलती है और हमारी भी गलती है। हमारी गलती ज्यादा है तो हमें अपनी गलती को सुधारने की आवश्यकता सबसे पहले है। सरकार के ऊपर जो हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, सरकार अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, लेकिन हमें यह प्रण लेना होगा कि हम अपनी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से फ्रूटफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, शायद किसी और की लाइफ बच जाए। थैंक यू।